बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिशन कराची तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। मिशन कराची क्या था, मिशन सिंध था। और जिस तरीके से सिंध के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब को और उनके नजरिए को, ये मिसाली था। सो सिंध के लोग शाबाश के मुस्तहिक है। कराची के कंधों पे जो बोझ आन पड़ा था, कराची ने वो बोझ उठा कर दिखाया है। कराची ने साबित किया कि वो जुल्म के, जबर के और फस्तायत के खिलाफ खड़ा है। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद मुलाकातें थी, एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद स्ट्रीट मूवमेंट की बातचीत थी या लोगों से हल्की फुल्की इंटरेक्शन थी, वो दौरा बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गया और फिर एक इतने बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ मनाजिर तो अब सामने आए हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोज आ रही हैं जो आम लोगों ने बनाई थी, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कहां कहां से निकल कर आ गए और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है कराची में, सिंध में। तो ये एक बड़ी तैयारी है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेकर जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट की जगह पे। और 8 फरवरी 2026 ये वो एक दिन है जब पूरे पाकिस्तान को बंद करने की एक कोशिश अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाएगी। लोग लगातार आ रहे थे और बड़ी दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी आने वाले लोगों की। जिस वक्त ये जलसा खत्म हुआ, अब रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ है, लिहाजा एक बात याद रखी जाए कि ये मुज़ामत थी जो अवाम ने करके दिखाई है और यही स्ट्रीट मूवमेंट का एक वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीत लिया है। अच्छा, सिंध वालों की, जो सिंध के अंदर लोग मौजूद है ना, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इमरान खान साहब के नजरिए को फॉलो करते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है उन्होंने। क्योंकि जो बड़ा टारगेट है इनका वो 8 फरवरी का है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे पाकिस्तानी बाहर निकल कर आते हैं और एक बड़ा ट्रेंड चलाते हैं और पूरे मुल्क के हर चौक के अंदर वो डी चौक बनाते हैं। ये जो नारा है ना जो सुहेल अफरीदी ने दिया है, हर चौक डी चौक, ये नारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही नारा है कि हर चौक डी चौक। मसला यह है कि जब भी आप सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, फर्ज करें रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो फिर होता यह है कि बेशतर लोग आ ही नहीं पाते अपने घरों से दूर। यानी लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर ट्रेवल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं आ पाते। ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा। लोग अपने घर के आसपास ज्यादा एहतजाज कर लेते हैं, बहुत दूर आने में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लोगों के वसाइल भी नहीं होते बाद औकात। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कौन सा पैसा देकर लोगों को लेकर आती है या बसें वैगने खाना देकर लेकर आती है, लोग बेचारे अपना बंदोबस्त भी खुद करके आते हैं। तो अपने इलाकों में तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो एक तरफ को जाना है, वहां पे हुकूमत के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि एक रोड को बंद करना है, एक शहर को बंद करना है, एक इलाके को बंद करना है, वहां रुकावटें डालनी है। तो वो 10-15 हजार 20 हजार पुलिस वाले हों तो वो मार कुटाई करके, गोली चला के, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियां चला के, बार बार रुकावटें डाल के वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। 10 लाख बंदा भी आ जाए मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि हर जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर लें, कर ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में तादाद ही बहुत कम है और आम आदमी के साथ हर गली मोहल्ले में लड़ना ये पुलिस के या किसी सिक्योरिटी फोर्स के बस की बात नहीं है। तो ये जो नारा दिया है सुहेल अफरीदी ने कि हर चौक डी चौक, ये इस वक्त एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुखालिफिन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमतों के लिए कि इससे कैसे निपटना है। इससे निपटने का एक तरीका है कि पहले इतना खौफ फैला दें और पहले ही ऐसे इकदाम किए जाएं कि ये मोमेंटम बने ही ना। लेकिन अब जो कुछ हुआ अब तक, चाहे उसके लिए जिम्मेदार कोई भी है, टाउट्स कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, मैं आपके सामने रख देता हूं अभी। यानी एक को मैं ये भी कहता हुआ सुन रहा था कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियों की कुछ इजाजत दी थी, लिहाजा पीटीआई को उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, तो उन्होंने जनाब तनकीद कर दी तो उनको भारी पड़ गया। ये अब कुछ लोग कह रहे हैं, तो ये भी बात गलत है। देखिए, जब जब कोई अपोजिशन कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो हुकूमत के खिलाफ ही करती है ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जाके नून लीग जलसा करे
या खैबर पख्तूनख्वा में जाके पीपल्स पार्टी जलसा करे तो वो सुहेल आफरीदी और इमरान खान की वहां तारीफें करे इसलिए कि उनकी हुकूमत ने एनओसी दे दिया उनको वहां जलसा करने का। ऐसा तो नहीं होता। अपोजिशन ने, यानी इन लोगों को ना जमहूरियत की अलिफ बे भी नहीं पता। ये बेचारे टाउट टाइप के लोग हैं, जर्नलों से खबरें लेके चलाते हैं, बल्कि उनके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को धमकियां भी लगाते हैं। अपनी औकात इनकी दो चपेड़े खाने की नहीं है और ये धमकियां लगाते हैं जर्नलों के बिहाफ के ऊपर कौम को, और इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिस दिन कौम ने मुड़ के इनकी तरफ सिर्फ घूरी डाली, इनको लग पता जाएगा, ये सामना नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानियों का, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। तो कह रहे हैं जनाब क्योंकि पीपल्स पार्टी को ना थोड़ा सख्त जुबान में इस्तेमाल कर दिया। भाई अपोजिशन का काम ही ये होता है कि तनकीद करना हुकूमत के ऊपर, और जमहूरियत उनको इजाजत देती है, आइन उनको इजाजत देता है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। अगर पीटीआई को सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत दी जाती सिंध के अंदर और खुली इजाजत होती है पंजाब के अंदर, तो ये किसी का एहसान नहीं था, ये पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून था। रोकना जुल्म है, इजाजत देना एहसान नहीं है, वो नॉर्मल है। देखिए पीटीआई के दौर में कितने लोग आए लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद, कितने लोगों को कत्ल किया गया। सवाए तहरीके लब्बैक का एक इवेंट हुआ, उसमें मार कुटाई हुई, उसके अलावा कौन है? फजलुर रहमान साहब भी आ गए, नून लीग भी आ गई, पीपल्स पार्टी भी आ गई। ये अपने अपने कंटेनर लेके पहुंचते रहे इस्लामाबाद में, क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ नहीं, वहां आके बैठे भी रहे। इमरान खान के दौर में जिसका जहां दिल करता था जलसा कर लेता था, वो रोकते भी नहीं थे। सिर्फ कोरोना के चंद दिनों में एसओपीज के तहत इन्होंने मना किया था कि अभी जलसे ना करें, लोगों को इकट्ठा ना करें, ये वबा फैल जाएगी। उसके अलावा तो कभी रोका नहीं, सब जलसे करते थे। तो इमरान खान कोई एहसान नहीं कर रहा था फजलुर रहमान पे या नवाज शरीफ पे या मरियम नवाज पे या बिलावल पे या जरदारी पे, नहीं कर रहा था। वो कोई एहसान नहीं था, वो एक आइन और कानून के अंदर एक इजाजत है जो सबको होनी चाहिए। अगर कोई रोक लेता है ताकत के बलबूते पे तो वो ज्यादती है, और पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। और इस जुल्म के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक बड़े मुजरिम के तौर पे हमेशा मौजूद रहेगी, क्योंकि गंद मारना उन्हीं की वजह से होता है। इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, उनके बगैर ये इतना गंद नहीं मार सकते। बिलाशुबा इनकी गंद मारने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये ऐसे नहीं कर सकते। बहरहाल इनको जमहूरियत की अलिफ बे भी नहीं पता, ये उठ के तजिए करना शुरू हो जाते हैं। और अब कह रहे हैं कि जी सुहेल आफरीदी को फारिग कर दिया जाएगा, और किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जनाब उसकी एक तस्वीर उसकी दूसरी तस्वीर से मैच कर गई, तो हमने 9 मई में फिक्स कर देना है। वो जो एक तस्वीर है वो 9 मई की भी नहीं है, वो जो एक तस्वीर है वो उस जगह की भी नहीं है। एक बंदे की एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर के साथ मैच कर दें तो उसको 9 मई में सजा दे देंगे। मैं आपको अपने मोबाइल में से निकाल के अपनी 2 फोटोज दे देता हूं, आप दोनों दे दें फोटोज, और दे के लाहौर फोरेंसिक लैब वालों से कहें कि जनाब इसको बताएं ये एक ही बंदा है, वो आप कहेंगे जनाब एक ही बंदा है, तो क्या इसकी बुनियाद के ऊपर मुझे 9 मई में फिट कर देंगे? ये क्या बकवास है? आपको साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा उस दिन उस जगह मौजूद था और ये काम कर रहा था। ये आप कैसे साबित करेंगे? इन लोगों पे मुकदमात भी नहीं है, ये मुकदमे का हिस्सा भी नहीं है बंदा, और इसको उठा के जनाब उसके अंदर फिट करने जा रहे हैं कि हमने सुहेल आफरीदी को हटाना है। ये एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश है, एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम है। देखिए ना, डीजी ISPR जिस लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद डीजी ISPR और फौज की, यानी मुझे ऐसा लगता है वो जिद में हुकूमत चला रहे हैं ना। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है ना, जिद के साथ निजाम चला रही है, तो उनकी कोशिश है कि सुहेल आफरीदी को घर भेजे। तो मैं एक बात तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक खिलाड़ी है, और इमरान खान की टीम में बेशुमार खिलाड़ी हैं। अगर आप सुहेल आफरीदी को निकालेंगे ना तो हाथ मल मल के रोएंगे और हाथ लगा लगा के पछताएंगे। वजह यह है कि आपको इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी, यह मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर सुहेल आफरीदी को निकालेंगे तो इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ेगी। और एक चीज और बताऊं, आपको यह लगता है कि आप आराम से निकाल के हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, या आप ये हुकूमत घर भेज देंगे खैबर पख्तूनख्वा की, वहां कोई इमरजेंसी लगा देंगे, तो लोग आपको कहेंगे शाबाश जबरदस्त आपने काम किया? नहीं, लोग आपके गले पड़ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक मुसीबत बन जाएगा, और एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह वहां फंस जाएगी। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। बहरहाल ख्वाहिशात अपनी जगह पे हैं, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये हमेशा उल्ट पटांग हरकतें करते रहते हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या करते हैं। सुहेल आफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया, सुहेल आफरीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जो बेहुरमती सिंध की अजरक और सिंधी टोपी की है,
आप उन्हें कभी माफ ना करना। सिंध की आवाम ने जो मोहब्बत हमें दी है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये सुहेल अफरीदी ने वहां पे स्टेटमेंट दिया, सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा किया और सिंध की हुकूमत से शिकवा किया। अब मुराद अली शाह साहब किस मुंह से मिलेंगे सुहेल अफरीदी को? क्या वो मुलाकात कर सकते हैं कि जनाब आए बैठे मिलते हैं हम? और अगर मिलेंगे तो किस मुंह से मिलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जितना जुल्म उन्होंने अपने सूबे में सुहेल अफरीदी और उनके साथियों के साथ किया कि एक वजीर आला की जान को खतरे में डाल दिया, और अब नासिर शाह साहब जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे, नहीं जी वो सेफ एरिया था, नहीं जी हमने उनको बचाया था, नहीं जी वो ट्रैफिक जैम थी। रात पुलिस वाले खुद बताते रहे कि हमें हुकूमत ने कहा कि सारे रास्ते बंद कर दो। वो 2 घंटे का रास्ता जो है ना, बिलावल को कभी आप निकाले ना हैदराबाद से यहां के लिए, तो ये 2 घंटे का टोटल रास्ता नहीं है, तो उसके ऊपर जो है 7-8 घंटे लग गए। ये अच्छा आपने प्रोटोकॉल दिया है। तो ये एक्चुअली मेहमान नवाजी के खिलाफ है, और जरदारी साहब ने सारी जो सिंध की रवायात है ना उनको तबाह करके रख दिया। यानी आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया। पानी का मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए, हमारे पास जो टोटल दरिया है उनमें से 3 दरिया तो अयूब खान ने दे दिए थे इंडिया को, रावी, सतलुज और ब्यास। चनाब और झेलम 2 बाकी दरिया रह गए। उन दोनों दरियाओं के ऊपर इंडिया ने हमारा पानी रोकना शुरू कर दिया। हम उम्मीद करते हैं हमारी फौज वो पानी छुड़वाएगी, लेकिन हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, इस बारे में कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। इंडिया हमारा पानी रोककर बैठा हुआ है, फिर पीछे रह जाता है, और उसकी पुराने दरियाओं की वजह से दरिया दाजल जो था वो भी खुश्क हो गया, और आपका पूरा जो सहराई इलाका है चोलिस्तान का और सराउंडिंग का वो सारा खुश्क हो गया। वहां पे एक दौर में खेती बाड़ी होती थी, अब खुश्क है। तो एक दरिया सिंध बचता है जो पंजाब को भी सैराब करता है और नीचे जाके सिंध वालों के सैराबी का भी काम करता है। अब दरिया सिंध का पानी 6 नहरों के जरिए से सहरा के अंदर ले जाया जा रहा है, जिसका पानी पहले इंडिया को दे दिया गया था। सहरा में जो है वो SIFC के तहत पाकिस्तानी जर्नैल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरी एक्टिविटीज करना चाहते हैं। यहीं पे जो अरब ममालिक के बादशाह हैं वो शिकार खेलने आते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ये पानी उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहां से फायदा किसको होगा। तो जरदारी ने तो सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया ना। जो पानी सिंध को मिलना था वो दरिया काबुल के ऊपर भी, क्योंकि दरिया काबुल का पानी भी दरिया सिंध में आता है, तो वहां पे भी अफगानिस्तान इंडिया के साथ मुशावरत कर रहा है एक डैम बनाने की, वहां पे भी एक डैम बनाया जाएगा, वो कोशिश कर रहे हैं मिलकर। तो सिंध का पानी कम होता चला जाएगा, और सिंध का हारी जो है उसका सबसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? आसिफ अली जरदारी, जिसने बाकायदा सिंधियों का पानी कुर्बान कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि आसिम मुनीर साहब मेरे बेटे को वजीर आजम बना देंगे एक दिन। तो बेटे को वजीर आजम बनाने की जिद में सिंधियों का पानी भी दे दिया, सिंध की रवायात भी कुर्बान कर दी। और जो इन्हें एस्टेब्लिशमेंट करती है ये आंखें बंद करके फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं कि किसी तरह से इनका बेटा जो है वो वजीर आजम बन जाए। नाज़रीन, अब एक सरप्राइज और आएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, और अच्छा बड़ा तगड़ा सरप्राइज आएगा आपको। खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला सुहेल अफरीदी पहुंचेंगे। इनके और इनके साथियों का एक और मंसूबा है, और वो आपको अगले चंद दिनों में पता चलेगा। तो एक और बड़ा सरप्राइज है जो पाकिस्तानियों को मिलेगा। तो स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना वो तेज होती जा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान इससे फौरी तौर पे जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि छुड़वाया नहीं जाएगा। ये बात आप लिख कर रख लें कि आसिम मुनीर कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक छुड़वाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है ना, ये जो मोमेंटम बन रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पे एस्टेब्लिशमेंट का सहर टूट रहा है, उसकी मिथ टूट रही है, वो कमजोर हो रहे हैं, वो ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं, और लोग उनके बारे में ज्यादा जानना शुरू हो गए हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे शिकस्त खा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर एतमाद मिल रहा है। महमूद अचकज़ई साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, यहां मुझे आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा जी कोर कमांडर 12,000 फौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था? लोग कैसे अंदर घुसे? हमारे फौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला कि आओ इनको इस तरह फंसाओ। यानी अब महमूद खान अचकज़ई भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जिन्होंने 4 मार्शल लॉ लगाए, पहले वो इन पर माफी मांगे ना, फिर 9 मई पर माफी मांग ली जाएगी कि जनाब अगर आपने माफी मंगवानी है तो पहले खुद माफी मांगो कि 4 दफा आपने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया।
इमरान खान जेल से कहता है कि अगर हम चोर हैं तो कमीशन बना दो, वही सजा दे दो, मगर कमीशन बना ही नहीं। क्यों नहीं बन रहा? कोर कमांडर का दफ्तर और गेट खुला हुआ क्यों था? यह उन्होंने फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह सब एक मंसूबा था, एक जाल था जो बिछाया गया था। हम लाहौर फतह करने नहीं, वोट के हक के लिए निकले थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम का मैंडेट बेमिसाल जुल्म से छीन लिया गया। मसला इमरान खान नहीं, मसला अवाम की राय है। आइन को बार बार पामाल किया गया। यही जुल्म पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान किसी फर्द की नहीं, जुल्म के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद की तहरीक है। यह भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी मुझे एक और खतरा है कि कुछ महीनों में, अल्लाह ना करे ये बात सच हो, लेकिन महमूद खान अचकज़ई जो है ना वो बड़े उन सियासतदानों में से हैं, और ये बात पहले फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान वो सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से ना सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि इनकी बड़ी गहरी नजर भी होती है। अब वो ये कहते हैं कि मुझे खतरा है कि कुछ महीनों में कुछ इलाके पाकिस्तान से ये कह दें कि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप आइन बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, लिहाजा हमारे साथ नया इमरानी मुआहिदा दस्तखत करो, एक नई आइन साज असेंबली बनाओ। ये बड़ी खतरनाक बात है। और ये बात जो है ना वो फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि बहुत सारी जगहों पे हुकूमत मौजूद ही नहीं है, उनकी अमलदारी ही नहीं है। और वो भी ये कह चुके हैं कि खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान को एक अजीब सूरत हाल में देख रहे हैं। फजलुर रहमान साहब जैसे लोग, दीगर कुछ और बड़े सीनियर सियासतदान, ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो हो सकती है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टूट जाए।